अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कॉपर सिल्वर सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनमें जो है रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉपर सिल्वर सेल क्या होती है। कॉपर सिल्वर सेल, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डैनियल सेल में कॉपर और जिंक होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी जिंक एज अ एनोड इस्तेमाल होता है और कॉपर एज अ कैथोड। सिमिलरली यहाँ पर जो है कॉपर सिल्वर सेल है, यानी कि यहाँ पर हम एनोड को कॉपर के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और जो कैथोड होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो सिल्वर होगा। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड होंगे। जैसे डैनियल सेल में एनोड था हमारा जिंक, वैसे ही यहाँ पर कॉपर होगा और कैथोड हमारा सिल्वर होगा। ठीक है, किन सॉल्यूशंस में हम डिप करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप करते थे ताकि जो है रिएक्शन हो सके, तो हम कॉपर को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m होगी और एक्वस होगा ये। ठीक, सिमिलरली हम सिल्वर को डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट में, जिसकी कंसंट्रेशन अगेन 1 m होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे जिनमें ये इलेक्ट्रोड डिप होंगे। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग सॉल्ट लेते हैं ताकि सर्किट की सप्लाई को कंप्लीट कर सकें, ताकि डिपोजिशन और डिप्लीशन ना होने पाए इलेक्ट्रोड से, उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंसनट्रेटेड पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर के साथ मिलके एक जेली जैसा बना के उसके अंदर हम यूट्यूब में डाल के और उसको डिप कर देंगे। ठीक है, रिएक्शंस क्या होंगे यहाँ पे, अब क्योंकि कॉपर जो है यहाँ पर एज अ एनोड ट्रीट हो रहा है, और हमने पहले ही पढ़ा था LOAN मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, O और A मतलब ऑक्सीडेशन होगा किस पर, एनोड पर। तो कॉपर यहाँ पर हमारा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। और सिल्वर यहाँ पर हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये हो जाएगा। ठीक है, Ag+, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले हैं, सर्किट कंप्लीट करना है, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से करके मोल्स करके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। कॉपर वाला हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ, और सिल्वर वाला हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हाफ। तो इस तरह से कुछ चलता है ये सेल। एज सिमिलर एज हमारा जो डैनियल सेल था उसी से, बस हमने जैसे हम अगर हमको इसके डायग्राम बनाने भी हों तो हम इस तरह से बीकर बना लेंगे। अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, 2 बीकर, लेफ़्ट साइड में यहाँ पर हम ये कॉपर लगाएंगे, इधर हम सिल्वर लगाएंगे, इसके अंदर हम भरेंगे क्या, कॉपर सल्फेट, और इधर हम भरेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगेन सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या फिल करेंगे, कंसनट्रेटेड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इनको हम कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर से ताकि वोल्टेज नाप सकें। ये हमारा था कॉपर का और ये हो गया हमारा सिल्वर का। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने डैनियल सेल में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी सारी प्रोसेस होंगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो होगा एनोड से कैथोड की तरफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट इस तरफ आएगा कैथोड से एनोड की तरफ, सारी बातें लगभग सेम होंगी। इस केस में हम नोट भी कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो हमारा कॉपर से सिल्वर की तरफ होगा, यानी एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट का फ्लो होगा यानी करंट का डायरेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा, सिल्वर से हमारा कॉपर की तरफ। ठीक है, सिल्वर से कॉपर की तरफ होगा। तो ये होती है हमारी सिल्वर कॉपर सेल या कॉपर सिल्वर सेल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गल्वानिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि अभी आपने देखा हमने इतनी ढेर सारी चीज़ें नोट की, तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए IUPAC ने एक छोटा सा मेथड बनाया, छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बनाया, जिससे हम लोग किसी भी बड़ी सी सेल को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गल्वानिक सेल, कोई भी गल्वानिक सेल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं मेटल। ठीक है, मेटल के बाद लिखते हैं मेटल का आयन और उसका कंसंट्रेशन। देन आफ्टर दैट हम 2 पैरेलल लाइन जैसी लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। देन उसके बाद मेटल का आयन
कंसंट्रेशन उसकी, और साथ में फिर मेटल और सॉलिड फॉर्म में, इधर भी सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये जो पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनोड पार्ट, और यहीं पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और आप ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये हमारी क्या हैं, सॉल्ट ब्रिज हैं। ये सॉल्ट ब्रिज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड पार्ट, और यहीं पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग सेल को ईजिली छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। डैनियल सेल का एग्जाम्पल अगर हम लें तो डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एनोड में क्या होता था, जिंक होता था। तो जिंक सॉलिड फॉर्म में अगेन, इसके बाद फिर हम Zn2+ एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1m, देन हम यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, Cu2+, ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, अगेन इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 1m, देन Cu सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गई हमारी डैनियल सेल की रिप्रेजेंटेशन। ईजिली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया हमारा एनोड पार्ट जो कि ऑक्सीडेशन करता है, और ये हो गया हमारा कैथोड पार्ट जो कि रिडक्शन करता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा कॉपर सिल्वर सेल के बारे में, जस्ट ऊपर अभी पढ़ा CuAg सेल, या इसको हम लोग कॉपर सिल्वर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर सेल जो है, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास कॉपर एनोड होता है, तो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर Cu2+, एक्वस फॉर्म में अगेन कंसंट्रेशन हमारी 1m, देन उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, देन हम लिखेंगे सिल्वर प्लस, ठीक है, एक्वस 1m कंसंट्रेशन और Ag सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसमें बैलेंस करके लिखने की ज़रूरत नहीं, टू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। इससे सिंपली क्या सा पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर है ये क्या है, हमारा एनोड है, और ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये क्या है, हमारा कैथोड है। तो एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात कि आमतौर से लोग सोचते हैं कि जब डैनियल सेल में कॉपर जो है रिडक्शन कर रहा है तो हर सेल में करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेटल जो है किसके साथ जुड़ के सेल बना रहा है, जो भी मेटल है किसके साथ जुड़ के सेल बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा। इसके लिए आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ कब रिडक्शन करेगा और कब ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल एंड कॉपर सिल्वर सेल। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और जो इस लेक्चर की मेन टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, ये जनरेट होता है तब जब कोई भी इलेक्ट्रोड डिप होता है उसके सॉल्यूशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन फिल किया है। ठीक है, सपोज़ कर लेते हैं कोई भी मेटल का सॉल्यूशन है ना, हमने इसमें इलेक्ट्रोड को डिप किया। ये हमारा कौन सा है, ये कोई भी मेटल M इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, M मेटल का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और उसी मेटल का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो चीज़ होती हैं, दो चीज़ पॉसिबिलिटी है, हमने देखा या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। तो अभी हम फिलहाल मान के चलते हैं कि ये दोनों कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन के दौरान हमको क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर से हमारे आयंस बाहर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर से हमारे मतलब इलेक्ट्रोड से आयंस क्या होंगे, बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पतला होता है। ठीक है, दूसरा ये होता है फिनोमेना कि इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगते हैं मेटल के आयंस, तो इसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। तो यही दो पॉसिबिलिटी होती है जब कभी मेटल इलेक्ट्रोड डिप होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब पहली कंडीशन में मान लेते हैं कि वो हमारा जो है क्या कर रहा है, जो हमारा मेटल है वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड से निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो M होगा वो क्या दिखा रहा होगा, N++ N इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ पे।
इस केस में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा, पतला होता जाएगा। दूसरा केस अगर मान लें कि ये कुछ ऐसा है जो रिडक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, ये उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और M बनाएगा, यानी यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी ये रिडक्शन कर रहा है। तो यही दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है फॉर एनी मेटल जब वो डिप होते हैं अपने किसी सोल्यूशन में। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होता क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसी पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा और हम गहराई में चलें तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक, इसमें से कंटिन्यूसली आयन्स निकल रहे हैं, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो पीछे अपने जो है निगेटिव आयन को छोड़ते हुए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, प्लस बढ़ने लगेगा, और इलेक्ट्रोड पे माइनस बढ़ने लगा। इसकी वजह से क्या होगा, अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, अपोजिट डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों तरफ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, अंदर नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली जब जो है रिडक्शन के दौरान मेटल के आयंस जब इसके ऊपर चिपकने लगते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, और पीछे अपने आयंस में निगेटिव चार्ज छोड़ देता है, निगेटिव चार्ज छोड़ता है, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल का। यही जो पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होता है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन, मेटल एंड इट्स आयंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल्स एंड इट्स आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अगेन फिर से बता देते हैं कि जब मेटल डिप होता है तो दो कंडीशन हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी रिडक्शन करेगा। ठीक है, हमारे पास यही दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों ही केसेस में आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी अगर ऑक्सीडेशन केस की बात कर रहे होंगे हम, तो ऑक्सीडेशन केस में मेटल बाहर आने लगते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। इसका उल्टा होता है रिडक्शन केस में, यानी कि सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है मेटल और उसके आयन के बीच में सॉल्यूशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और सिंपली बात की जाए तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, या मेटल बोल लेते हैं, चलिए इलेक्ट्रोड बोल लेते हैं, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ solution of its own ions। ठीक है, मतलब अपने सॉल्यूशन अपने आयंस के सॉल्यूशन से जब वो कांटेक्ट में आएगा, तो जिस टेंडेंसी से वो लूज़ और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। थोड़ा सा राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टिल ये समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे हमने पढ़ा कि एक बार ऑक्सीडेशन पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक बार रिडक्शन पे, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेंशियल पोटेंशियल, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल भाषा में देखिए, सिंपली हम ये कहेंगे कि जब ऑक्सीडेशन होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, तो वहाँ जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, कब, जब किसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, उस ड्यूरेशन में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब किसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो,
रिडक्शन हो, ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे साइमल्टेनियस हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि सेल में एक इधर सेल होती है, एक इधर, तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसको हम शॉर्ट में ओपी लिख देते हैं, ठीक है। और इधर जो होगा जनरेट होगा कौन सा, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी लिख देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को आरपी। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और राइट साइड में रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्योंकि हमको किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए दो दो पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी मिल रही है और रिडक्शन भी मिल रही है, तो IUPAC ने कहा कि ऐसा है कि बातें तो दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि दो स्टैंडर्ड, किसी एक चीज़ को नापने के लिए हम दो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पर लेंथ को फुट से नापा जाता है, कहीं कहीं पर मीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो फुट और मीटर में डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए उसकी SI यूनिट बनाई गई कि नहीं, हम सिर्फ साइंटिफिक वे में सिर्फ मीटर से नापेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी IUPAC ने कहा, ठीक है, एक नया कन्वेंशन लाया IUPAC ने कहा कि हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करेंगे एज ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज़ कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए सर किसी केस में हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला, ठीक है ना, हमको क्या दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तो इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल सिंपली निकाल सकते हैं, बस साइन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव कर देंगे, और अगर इन केस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही निगेटिव दे दिया है तो हम उसको किस में ले लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा करके उल्टा करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक। मतलब सपोज़ करें कि कोई एक मेटल है M, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास गिवन है -x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल x हो जाएगा। या मान लेते हैं कोई N एक कोई मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको x है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सॉरी हमने PR लिख दिया, PR नहीं बल्कि RP, ठीक है। इसको इरेज करके RP करते हैं, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज़न होगी। RP क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसका बस ध्यान रखिएगा कन्वर्ट करने के, जब ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी हम अब नया टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो हम इसका मतलब क्या नाप रहे हैं, इसका मतलब हम सिंपल भाषा में क्या नाप रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल नाप रहे हैं। सर किसी केस में अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, उसका साइन उल्टा करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक नया टर्म जुड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए स्टैंडर्ड वर्ड केमिस्ट्री में एक मीनिंग सिंपल सी लाता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो, प्रेशर जो हो 1 एटमॉस्फेरिक हो, और कंसंट्रेशन का केस हो तो 1 m हो। ऐसे केस में जो भी चीज़ नापी जाती है हम उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे इस कंडीशन में अगर हम कोई चीज़ नापते हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए इसी केस में हमने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो इस केस में वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किया तो ये इसमें क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो बातें क्लियर हुई। सिंपल भाषा में स्टैंडर्ड होने का मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन पर अगर हम कोई भी चीज़ नापते हैं तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप रहे थे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब बात आई सर कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो ये 3 कंडीशन पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल जो नापा वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो जाएगा, और अगर हमने इस पर ऑक्सीडेशन नापा तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 टॉपिक, कॉपर सिल्वर सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी एनी अदर थिंग, प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।